और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पुनीत त्यागी, मेडिकल डायरेक्टर। सर, आप मंच पर आएं और मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश शर्मा से आपसे निवेदन करूंगी कि आप सवाल और जवाबों का जो सिलसिला है उसे आप आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों से भी हम बात करें और खास चर्चा चल रही है क्योंकि दौर उत्तराखंड का है, क्योंकि उभरता उत्तराखंड, संभावनाओं का उत्तराखंड, बहुत सारी चीजें इस उत्तराखंड में। पहाड़ी राज्य है, 4 धाम यात्रा चल रही है, श्रद्धालु यहाँ लाखों की तादाद में आ रहे हैं और देखिए पर्यटन सीजन भी चल रहा है। तो हर सेक्टर के लोगों से हम बात कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कैसे वो उनका योगदान है और कैसे उत्तराखंड में बहुत सारी संभावना है। तो डॉक्टर पुनीत त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राफिक्स एरा हॉस्पिटल से। सर त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, देखिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर्स की बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर्स को लेकर पहले तो मेरा सवाल यही है, अभी जो चर्चा हो रही है कोरोना कहीं फिर से ना लौट जाए, कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, अभी इस पर थोड़ा सा आप जरा प्रकाश डालिए, फिर हम ग्राफिक एरा पर भी बात करेंगे आपके। सबसे पहले तो मैं आपको जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि यहाँ मंच पर आपने आमंत्रित किया। जहां तक कोविड की बात है, देखिए कोविड गया नहीं था। उसके बाद भी जो शुरू में जो 20 और 21 का जो हमने कोविड देखा, उस वक्त हमारी जो बॉडी थी, मतलब उस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी नहीं थी बहुत ज्यादा, तो इसलिए इतनी सारी हमें डेथ्स और इतने प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले। और लास्ट ईयर भी हमारे हॉस्पिटल में कुछ कोविड के पेशेंट्स थे जो आए थे। अभी जो कोविड है वो हम उसको 20 और 21 से कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो एक नॉर्मल सीजनल वायरस की तरह है। और अभी जिन लोगों को छोटे मोटे इन्फेक्शन हो भी रहे हैं तो उनका सबका कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। और इसमें इस तरह की मुझे लगता है कि घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, और किसी को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ये उस तरह का अभी नहीं है, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है तो उसी तरह से ये अभी है। यानी डरे नहीं, घबराने की नहीं, कोई बिल्कुल जरूरत घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस जरूर लें, मास्क लगाएं और वो सब चीजों का प्रिकॉशंस रखें जरूर। बिल्कुल पुनीत सर, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का तो हमने बहुत नाम सुना, उसके बाद अब हॉस्पिटल्स की शुरुआत हो गई है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना है। ऐसे में क्या कुछ फैसिलिटीज आप देवभूमि वासियों को यहाँ दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ नई चीजें हॉस्पिटल में अब देखने को मिल रही है यहाँ पर? देखिए, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जो है ये 2021 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त एक बहुत छोटा सा, मतलब वहां पर वैक्सीनेशन कोविड के लिए और ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। उसके बाद से आज 25 में हम हैं, करीब 4 साल बाद इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। और यहाँ पर अभी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि अगर हम जनरल डिपार्टमेंट्स की बात करें, जनरल स्पेशलिटी की बात करें, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, उसके बाद में साइकेट्री, स्किन, और इस तरह की, इसके अलावा सारे सुपर स्पेशलिटीज जो हैं वो सारे एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कार्डियक साइंसेस की, तो इस वक्त हम लोग सबसे ज्यादा कार्डियक सर्जरीज जो हैं हमारे हॉस्पिटल में होती हैं, और इनफैक्ट वी आर डूइंग अराउंड 35 सर्जरीज इन अ मंथ, और जिसमें कि बहुत ही एडवांस टेक्निक से हो रही हैं आजकल। अभी जैसे मैं आज ही आया हूं तो आज भी एक केस था, वहाँ डॉक्टर अखिलेश पांडे जो हैं हमारे चीफ कार्डियक, सारे सुपर स्पेशलिटीज जो हैं वो सारे एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कार्डियक साइंसेस की, तो इस वक्त हम लोग सबसे ज्यादा कार्डियक सर्जरीज जो हैं हमारे हॉस्पिटल में होती हैं, और इनफैक्ट वी आर डूइंग अराउंड 35 सर्जरीज इन अ मंथ, और जिसमें कि बहुत ही एडवांस टेक्निक से हो रही हैं आजकल। अभी जैसे मैं आज ही आया हूं तो आज भी एक केस था, वहाँ डॉक्टर अखिलेश पांडे जो हैं हमारे चीफ कार्डियक सर्जन है, तो वो आजकल जो बाईपास सर्जरी है वो 2.5 इंच के छेद से कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि पूरा आपको काटना पड़ता था, तो वो सारी चीजें हैं। और फिर बाकी जैसे वॉल्व रिप्लेसमेंट, बिना सर्जरी के वॉल्व रिप्लेसमेंट आजकल हो रहा है, तो वो भी हमारे यहाँ हो रहा है, जिसको कि टावी बोलते हैं। और अभी हम नॉर्थ इंडिया का, मतलब वी आर वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सेंटर फॉर टावी बेसिकली। और इसके अलावा गैस्ट्रो साइंसेज की जहां तक बात है, तो उसमें भी जितनी उन्नत टेक्निक से और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, स्पेशली उसमें एक प्रोसीजर पोयम होता है जो कि मेरे ख्याल से देश में करीब 75 से 80 लोग ही उसको करते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद न्यूरो साइंसेज हो गया, रीनल साइंसेज हो गया, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हमारा है दैट इज न्यूनेटल आईसीयू। न्यूनेटल आईसीयू में हमारा बहुत ही एडवांस है,
और आज की डेट में भी हमारे पास करीब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका की वजन 1 किलो से कम का है, और इस तरह के बच्चे पहले भी बचाए जा चुके हैं। बल्कि एक बच्चा ऐसा था कि उसको साउथ अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो साउथ अफ्रीका विकासनगर के रहने वाले थे वैसे तो, वो फिर दिल्ली शिफ्ट हुए, दिल्ली से फिर हमारे पास आए और वो बच्चा 1-1.5 महीना रहा वहाँ, फिर उसके बाद वो ठीक होकर गया। तो इस तरह से सभी तरह की बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन त्यागी जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर हेल्थ के सेक्टर्स में मैं देखूं तो मध्यम वर्ग तो चाहता है, अगर प्राइवेट अस्पताल की रुख करता है तो वो चाहता है कि उसे थोड़ा सस्ता इलाज हो जाए और बेहतर इलाज मिल जाए। अपर क्लास चाहता है कि भरोसा, कि भाई एक अच्छा अस्पताल है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि एराग्राफिक जो आपके इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, अब हॉस्पिटल के क्षेत्र में आ गए, तो क्या आप उन उम्मीदों पर, उस कसौटी पर खरा उतर रहे हैं? बिल्कुल खरा उतर रहे हैं। जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर कमल घनशाला, उनका विजन ही ये था कि हम सब क्लास को केटर कर पाए। तो आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड भी चलता है। तो इन लास्ट 3 years वी हैव ट्रीटेड अराउंड 25,000 आयुष्मान पेशेंट, और हम आज की डेट में डेली करीब हमारे यहाँ आयुष्मान के थ्रू 40 से 50 एडमिशंस डेली होते हैं। फिर उसके बाद ESI हो गया, ESI के पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, और बाकी जितने भी पैनल्स हैं, ECHS है, CGHS है, ठीक है। और जो TPA वाले पेशेंट्स हैं, जिनको की वैसी फैसिलिटी चाहिए, प्राइवेट रूम्स चाहिए, तो वो सारी सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये एक इस तरह का सिस्टम है कि जिसमें कि आप बिल्कुल पुअर से पुअर पेशेंट को भी, और जो जिसको अच्छी वैसी फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीजें संभव है। और वहां हम कोई किसी के साथ मतलब वो नहीं बरतते हैं। जो ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है, बीमारी को तो पता नहीं कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इलाज तो बिल्कुल सेम। आयुष्मान कार्ड का जिक्र आपने किया, आप उनको रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन किंतु परंतु कर देते हैं बहुत सारे निजी अस्पताल। वो क्या वजह होती है कि उस पर किंतु परंतु हो जाता है? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को फंड में देरी होती है? क्या दिक्कत आती है? वो देखिए, कई जगह फंड की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कई अदर स्टेट्स में फंड की प्रॉब्लम है, तो वहां पर कई बार बंद कर दिया गया है। जैसे अभी पीछे जो गोल्डन कार्ड है, उसमें कुछ फंड्स की प्रॉब्लम्स थी, तो वो काफी अस्पतालों ने यहाँ पर भी बंद किया, हमने भी बंद किया था। लेकिन वो अब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है, और अभी फिर से उन पेशेंट्स को हम लोग ले रहे हैं। सर, हमारा ये मंच है संभावनाओं का मंच। अब मेरा सवाल पहाड़ से जुड़ा आपसे है, क्योंकि पहाड़ों में भी बहुत संभावनाएं हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में आपका कोई विजन है कि आप पहाड़ में भी कोई हॉस्पिटल इस तरीके से बनाएं ताकि पहाड़ के जो लोग मैदान का रुख करते हैं उनको मैदान का रुख ना करना पड़े और उनको उनके मुख्यालय में या फिर जिले में ही उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं? जी, तो इसमें इस तरह की प्लानिंग्स हैं छोटे सेंटर्स खोलने की, जिसमें कि पहला एक सेंटर मेरे ख्याल से भीमताल में वहां पर प्लान है करने का उसका। दूसरी इसमें एक बड़ी चीज है जो कि हम एक वर्टिकल अभी वो प्लानिंग में है, बट आई थिंक वी विल कम अप विद दिस। ये है टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन आजकल एक बहुत बढ़िया टूल हो गया है बेसिकली, कि जहां पे कि आप पहाड़ से दूर भी कहीं पेशेंट है तो वहां आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि अभी एयरटेल के साथ और रिलायंस के साथ कुछ स्टार लिंक और वो सब भी चल रहा है, तो एवरी मोबाइल अगर वहां पर आपके पास आज की डेट में इंटरनेट नहीं है तो उसके थ्रू आप सब जगह कनेक्ट कर पाएंगे। तो टेलीमेडिसिन के थ्रू हम अभी भी करते हैं, लेकिन हम इसको एक वर्टिकली बनाना चाह रहे हैं। तो वहां से यू कैन असेस, वहां आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा प्लानिंग है कि जो भी उस मान लीजिए एक विलेज का एक डॉक्टर है, जो कि एक नर्स भी हो सकता है या फार्मासिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको बेसिक चीजें ट्रेन करके, और जो पेशेंट हमें लगता है कि ये पेशेंट सिक है तो उसको जल्द से जल्द वहां से शिफ्ट कराया जा सके बेसिकली। तो ये एक प्लान में है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर आम जनता के जहन में एक प्रोस्पेक्ट बना हुआ है कि लूट मचा रखी है, बस पैसा चाहिए और इलाज कराए। तो क्या जो प्रोस्पेक्ट बना हुआ है आम जन के जहन में, उसे दूर करने की कोशिश आप लोगों ने की कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इलाज होता है लेकिन इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ तो मतलब उत्तराखंड में हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है, या तो हम सब लोगों को वहां करते हैं, सबको केटर कर रहे हैं बेसिकली। और दूसरी चीज मैं जनता से भी बात, मतलब ये बहुत इजी होता है आज की डेट में कहना, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की हेल्थ की किसके सर पर है? अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूं तो सबसे ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं ना। बिल्कुल। तो मैं स्मोकिंग भी करूंगा, मैं अल्कोहल भी लूंगा, मैं अनशंट खाऊंगा भी, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, मैं रोड पे बिना हेलमेट के बाइक भी चलाऊंगा, और फिर ब्लेम करूंगा सिस्टम को
तो अगर मैं वहीं पहले ही स्टेप ले लेता हूं तो देखिए बेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है? बेस्ट सिस्टम तो ये है कि आप प्रिवेंट करें डिजीज को। आज की डेट में एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज की डेट में स्मोकिंग करना बंद कर दें तो आधी बीमारियां वैसी गायब हो जाएंगी। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में है और लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आज की डेट में इन्फेक्शंस कम और लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा हो रही हैं। तो अगर लोग उसका प्रिवेंशन करेंगे तो उनको शायद अस्पताल में इतना जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यूजुअली जब पेशेंट बहुत खराब हालत में आते हैं तो उनको बचाने के लिए आज की डेट में तो सारा आईसीयू है या कुछ भी है, वो सब कुछ बहुत मॉडर्न हो गया। और उसमें कई बार तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कि हम संभावना भी नहीं होती कि बचेंगे, तो वो भी निकल जाते हैं बेसिकली। बट उस पर खर्चा तो आता है, मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं। एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर ये बातें होती है डॉक्टर साहब कि अगर आप पर मेडिकल पॉलिसी है और आप एडमिट हो गए तो लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है। अगर आप कैश में इलाज कराएंगे तो लगता है कि थोड़ा सस्ता। क्या ये एक भ्रम है या एक सच है कि भैया मेडिकल पॉलिसी वाले को तो फिर तो लंबा चौड़ा 3 दिन की जगह वो 4 दिन आपको एडमिट रखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए अभी जैसे मैं बताऊं, हमारे इट इज अबाउट द टर्न ओवर ऑल्सो ना। आप एक पेशेंट को कब तक रखेंगे? ऐसे नहीं रख सकते। जब पेशेंट इंप्रूव हो रहा होता है तो उसको खुद भी पता होता है कि मैं इंप्रूव हो रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अब जैसे हमारे यहाँ आप डेली का लड़ाई शाम में ये रहती है कि आईसीयू का बेड अवेलेबल नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि आईसीयू से हमारा जो पेशेंट है ठीक हो गए, जल्द से जल्द निकले जो अगला जरूरतमंद है, जिससे कि हम उसको बेड दे सकें। तो इस तरह की धारणा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब चर्चा के हम अब आखिरी पड़ाव पर है। एक सवाल मेरा और एक फिर मेरी सहयोगी का होगा। ग्राफिक एरा की बात करें, मेडिकल के क्षेत्र में आपने खुद जिक्र किया कि 2021 में हम आए और अब 4 साल हो गया, तो विजन क्या लेकर चल रहे हैं? फ्यूचर क्या है, प्लानिंग क्या है इस ग्रुप की आगे? हाँ देखिए, इसमें क्या है कि साथ में अभी मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, तो एक प्लानिंग तो एजुकेशन का भी साथ में है। तो लास्ट ईयर 150 सीट्स हैं जो वो यहाँ पर आई हैं। और अभी हम मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो स्पेशलाइजेशन की बात है, जहाँ तक एमडी और एमएस जो होता है, उसके लिए भी इस बार हम अप्लाई करेंगे। आगे ऑलरेडी जो इसका नेक्स्ट फेज है उस पर काम स्टार्ट हो गया है। तो उसमें एक कैंसर यूनिट, एक बिल्कुल मॉडर्न कैंसर यूनिट, बिकॉज कैंसर आजकल बहुत ज्यादा राइज पे है, तो उसके लिए जिसमें कि रेडियोथेरेपी यूनिट, पेट स्कैन और वो सारी सुविधाएं आएंगी। दूसरा एक हम लोगों का प्लान है कि जो किडनी वाले पेशेंट्स हैं तो उसमें डायलिसिस के यूनिट में भी कि हम स्टेट्स में, पूरे स्टेट में अलग अलग जगह पे यूनिट बनाएं, क्योंकि कई जगह पे लोगों को डायलिसिस की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसके जिसमें कि सबसे पहले हम किडनी ट्रांसप्लांट पे हमारी बातचीत स्टार्ट भी होगी, तो वो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सर, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जहां स्वास्थ्य के लिहाज से सभी सुविधाएं तो दे ही रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार भी मिला है, वो चाहे पहाड़ से हो चाहे फिर मैदान से हो। आने वाले समय में और भी कई हॉस्पिटल्स आपके खुलेंगे, तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा उसमें? हाँ देखिए, हॉस्पिटल सिर्फ डॉक्टर्स से तो नहीं चलता, आपको सपोर्टिव स्टाफ इतना चाहिए, जिसमें कि नर्सिंग चाहिए आपको। उसमें नर्सिंग की जो नंबर है वो तो डॉक्टर से कहीं ज्यादा होते हैं बेसिकली। उसके बाद आपको टेक्नीशियंस चाहिए, उसके बाद आपको जीडीएस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस तरह का जो रोजगार है वो बढ़ रहा है, और करीब मेरे ख्याल से अभी हमारे यहाँ 1500 से 1600 लोग जो हैं वो कार्यरत हैं बेसिकली। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से जुड़े हैं, आपको भी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हेल्थ के सेक्टर में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और लोगों की हेल्थ ठीक करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर और मंच पर आने के लिए, और जिस तरीके से आपका हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है, और यकीनन पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जो स्वास्थ्य के लिहाज से जिनको सुविधाएं चाहिए उनको मुहैया आप करा रही हैं। और ऐसे में आपने कहा कि संभावना ऐसी है कि पहाड़ में भी कहीं ना कहीं ये सुविधाएं उनको मिलने वाली है। तो बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए, और सभी बातें और तमाम चीज़ों का जिक्र आपने किया और तमाम सवालों का जवाब आपने दिया।